हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की, ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन की, तो हमने देखा था कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसमें से जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो चॉइसेस करते हैं वो ट्राई करते हैं वो ऑप्शन चूज़ करने का जो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि देखो, जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है चॉइसेस की, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके पास थ्योरीज होती हैं कि हम अपनी चॉइसेस को कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या चूज़ करना है। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो चॉइसेस कर रहे हैं वो ट्राई करते हैं कि वो ऑप्टिमाइज़ करें उस चॉइस को, मतलब कि इकोनॉमिक एजेंट्स ट्राई करें चूज़ करना ऐसा ऑप्शन जो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। तो जितनी भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें से वो ट्राई करते हैं बेस्ट फिजिबल ऑप्शन चूज़ करने का। नाउ अब अगर हम बात कर रहे हैं अपने ऑप्शंस की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे ऑप्शंस होंगे जिनमें से भी हमें चूज़ करना है वो सारे एक्चुअल में अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो ऑप्शंस एग्जिस्ट ना करते हो या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो, अवेलेबल ना हो मार्केट में। तो पहला पॉइंट कि वो अवेलेबल एक्चुअल में होने चाहिए। दूसरी बात कि वो ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए कि जो अफोर्डेबल हो, जिनको हम खरीद पाए। तो अगर हम बात करें पहले अपने अवेलेबल ऑप्शंस की, तो वो ऑप्शन जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेट सपोज कि कोई बोले कोई बच्चा बोले कि मुझे डोरेमोन चाहिए, तो वो तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। या फिर कोई बोले कि मुझे हैरी पॉटर जैसी मैजिक वॉन्ड चाहिए, तो ये भी नहीं पॉसिबल। या कोई बोले कि मुझे शकलाका बुम बुम की पेंसिल चाहिए, तो ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम इनकी चॉइसेस को ऑप्शंस में नहीं रख सकते। या फिर अगर हम बात करें उन ऑप्शंस की जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेट सपोज़ कि वो चीज़ें जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी हम उन चीज़ों को अपने ऑप्शंस में नहीं रख सकते। अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी की, तो हम अपने ऑप्शंस में वो चीज़ें नहीं रख सकते जिनको हम अफोर्ड ना कर पाएँ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो लेट सपोज़ कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपये है, तो ऑफकोर्स तुम्हें चॉकलेट खरीदनी है अगर इन दोनों ऑप्शंस में से, तो यू वुड प्रेफर दिस वन, क्योंकि इसको तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये तुम्हारी चॉइस में, ये तुम्हारे ऑप्शंस में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसको एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपये है तो तुम इसे नहीं खरीद पाओगे। तो जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो अवेलेबल हो एक्चुअल में और उसको तुम ईजिली अफोर्ड कर पाओ। तो अब अगर हम बात करें आगे, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी फिजिबिलिटी है वो हमारी अफोर्डेबिलिटी से, हमारी अवेलेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड है। फिजिबिलिटी में हम अपने ऑप्शंस में ऐसी चीज़ें रखेंगे जो हमारी एक्चुअल में पॉसिबल हो। हम कोई इम्पॉसिबल चीज़ को अपने ऑप्शंस में नहीं रखेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे गिवन है कि अगर हम एक दिन में 24 आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहें, तो अगेन ये हमारा इम्पॉसिबल केस हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा हम नहीं अपने नंबर ऑफ़ आवर्स को इंक्रीज़ कर सकते। तो हम मैक्सिमम 24 आवर्स ही काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक दिन में नहीं काम कर सकते। तो ये एग्जाम्पल आ गया, ये आ गई हमारी इम्पॉसिबल सिचुएशन। अगर हम बात करें अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की, तो अगेन हम एट द सेम टाइम दिल्ली में और मुंबई में अपनी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। सेम टाइम पर तुम दो जगह नहीं हो सकते। अगेन आ गया हमारी इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो पहला हमने देखा कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो करने। अब अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ चॉइस, तो इसमें सेम ही है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है और उसमें हम अपना बेस्ट फिजिबल ऑप्शन भी चूज़ कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम उसमें जब डिसीजन ले रहे हैं कि हम ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो उसमें हम अपने पोटेंशियल रिस्क का भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन चूज़ करते टाइम, डिसाइड करते टाइम हम वो चीज़ें भी देखेंगे जो हमारे को रिस्क दे सकती है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझें, तो लेट सपोज़ कि अगर कल हमारा एग्ज़ाम है फेवरेट सब्जेक्ट का, तो उसके लिए हमने डिसाइड करा हुआ है कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें तो मेरे 90 प्लस आने ही चाहिए। तो हमने उसके लिए बिल्कुल फुल प्रिपरेशन करी, बट ऐसा भी हो सकता है कि 90 प्लस ना आए। हमारा डिसीजन तो है कि हम 90 प्लस स्कोर करेंगे और हम उसके लिए प्रिपेयर भी हैं, बट एट द सेम टाइम हम अपने पोटेंशियल रिस्क को भी देखेंगे। क्या कि हो सकता है कि हमारा जो कल एग्ज़ाम में पेपर आए वो हो सकता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो,
और हम नहीं कर पाए, मतलब चाहते तो है करना, हमने डिसाइड करा है कि कर भी सकते हैं, बट हम अपने रिस्क को भी देखेंगे कि हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया या कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जो आउट ऑफ सिलेबस आ गई, तो इस ऐसे हम देख सकते हैं कि हम अपने पोटेंशियल रिस्क को भी अपने डिसीजन में लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें बुक के एग्जाम्पल की, तो इसमें गिवन है कि हमने चूज़ करा दिल्ली से मुंबई जाना बाय कार। तो हम जा रहे थे और सामने से हमारे एक कार आ गई और उसमें हमारा एक ड्रंक ड्राइवर बैठा हुआ था जो ड्राइव कर रहा था कार को, उससे हमारी कार जो है वो टकरा गई। अब इस केस में हम अनलकी तो हुए क्योंकि हमारी कार जो है वो टकरा गई, लेकिन हम इस केस में फेल नहीं हुए ऑप्टिमाइज़ करने से। हमारी जो चॉइस थी वो ऑप्टिमाइज़ थी क्योंकि हमने अपने पोटेंशियल रिस्क को लेकर चला था कि अगर हम जा रहे हैं रास्ते से तो देयर माइट बी अ चांस कि हमारी कार जो है वो किसी से टकरा जाए, हमारी कार जो है वो क्रैश हो जाए। तो इस केस में जब हम कुछ डिसाइड करते हैं अपना बेस्ट ऑप्शन और उसमें हम अपने पोटेंशियल रिस्क को लेकर चलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में जो हमारी चॉइस होती है वो ऑप्टिमाइज़ होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ चूज़ करते हैं और हम अपने ग्रेटर रिस्क को नहीं लेकर चलते, हम अपने पोटेंशियल रिस्क को नहीं देखते, तो उस केस में हमारी जो चॉइस होती है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होती है। तो अगर हम चूज़ कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई जाना और हम अपने पोटेंशियल रिस्क को भी लेकर चल रहे हैं कि रास्ते में ऐसा कुछ हो सकता है, तब हमने अपनी जो चॉइस है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ करी है, हम उसमें फेल नहीं हुए। लेकिन हम सिर्फ चूज़ कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई जाना और हमने अपने रिस्क को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा कि ऐसा कुछ हो सकता है, देन उस केस में हमारी जो चॉइस है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होती है। तो अगर कोई चूज़ करता है बेस्ट फिजिबल ऑप्शन विद द गिवन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा डिसीजन मेकर है वो रैशनल है। रैशनल कब होगा? जब वो अपने कॉस्ट को भी देखेगा, वो अपने बेनिफिट्स को भी देखेगा और वो अपने ग्रेटर रिस्क को भी देखेगा अपने डिसीजन को लेने से पहले। अब अगर हम इसी सेम एग्जाम्पल को एक डिफरेंट सेंस में देखें तो उसे देखते हैं हम आगे। अब पहले तो हम खुद ड्राइव करके जा रहे थे दिल्ली टू मुंबई, बट अब हमने डिसाइड करा कि हम अपने फ्रेंड को ड्राइव करने के लिए दे देंगे कि तुम ड्राइव करो और मैं तुम्हारे साथ बैठ के रहूँगा, तुम ड्राइव करो दिल्ली टू मुंबई। तो इस केस में तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो तुम्हारा फ्रेंड है वो ऑलरेडी ड्रंक है। अब देयर माइट बी अ चांस कि तुम दिल्ली टू मुंबई सेफली पहुँच जाओ और देयर माइट बी अ चांस कि तुम्हारी जो कार है वो ठुक जाए। तो अगर तुम ईजिली पहुंच जाओ तो भी तुम ऑप्टिमाइज नहीं हो, और अगर तुम्हारी कार किसी से टकरा जाती है तब भी तुम नहीं हो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस केस में हमने जानबूझ के इसके अंदर रिस्क डाला है। हम अपने उस फ्रेंड को ड्राइव करने के लिए दे रहे हैं जिसने ऑलरेडी पी रखी है, तो वहाँ पे तो ग्रेटर चांस है कि वो कहीं ठोक देगा। तो इस केस में हमारा जो डिसीजन है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, हमारा जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। अब अगर हमारा चाहे आउटकम अच्छा हो, मतलब कि वो बीच में किसी से टकराए ना और वो तुम और तुम्हारे फ्रेंड ईजिली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, या फिर आउटकम बुरा हो कि तुम बीच में किसी से टकरा जाओ, दोनों ही केस में ऑप्टिमाइजेशन में आउटकम डजंट मैटर, तुम्हारा डिसीजन मैटर करता है। यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी हुई है कि तुम्हारा क्वालिटी ऑफ डिसीजन मैटर करता है, ना कि तुम्हारा आउटकम। और यहाँ पे तुमने जानबूझ के रिस्क डाला है, तो इस केस में तुम फेल हो गए हो ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो दिल्ली टू मुंबई और तुमने अपने फ्रेंड को दिया हुआ है ड्राइव करने के लिए जो कि ऑलरेडी ड्रंक है, तो ये डिसीजन तो वैसे भी सबसे बेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो कार को ठोक सकता है। तो इस केस में जो तुम्हारा डिसीजन है वो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं होगी चॉइस। लेकिन अगर तुम फिर भी जैसे तैसे पॉसिबली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो बिना किसी से टकराए, तो उस केस में जो तुम्हारी चॉइस है वो सब ऑप्टिमल होती है। लेकिन अगर तुम बीच में कहीं ठुक गए तो वो तो बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं होती है। तो हमने अभी तक देखा कि जो हमारे फिजिबल ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, वो अफोर्डेबल होने चाहिए, वो एक्चुअल में पॉसिबल होने चाहिए करने के लिए। देन उसके बाद हमने देखा कि अगर हम अपने ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी ग्रेटर रिस्क, पॉसिबल रिस्क को भी ध्यान में रखकर ही चॉइस लेंगे। अगर हम रिस्क को ध्यान में अपने बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम ऑप्टिमाइज़ हैं। लेकिन अगर हम जानबूझ के अपने ऑप्शंस में, अपने डिसीजन में रिस्क को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में हम ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अगर हमारा वो रिस्क पॉसिबल हुआ
तो उस केस में तो हमारा बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन अगर हम रिस्क के साथ साथ इन्वॉल्व करके भी जानबूझ के पहुंच गए वहाँ पर, तो हमारी वो सब ऑप्टिमल चॉइस होगी। अब जो हमारी जो चॉइसेस हैं, जो हमारी ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये कभी कभी फेल हो रही है, हमने देखा अभी, और कभी कभी फेल नहीं हो रही है। तो जब भी हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स फेल कर जाते हैं ऑप्टिमाइज करने से, तो उस केस में हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करते हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करें और फ्यूचर में जब कुछ भी और चॉइस करें तो वो बेटर हो। फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो हमारा ऑप्टिमाइज है वो वेरी करता है हमारे पर्सन टू पर्सन और ग्रुप टू ग्रुप, सबका सेम नहीं होता है। तो अगर हम बात करें फर्म्स की, तो फर्म्स का क्या मोटिव होता है, वो चाहते हैं कि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जो हमारे मोस्ट इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स तो हर कोई है जो चॉइस करता है, जो अपने चॉइसेस को करता है। तो जितने भी हमारे मोस्ट इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो लेकिन ये नहीं सोचते कि वो मैक्सिमाइज करें अपनी इनकम को। जैसे हमारी फर्म्स मैक्सिमाइज करना चाहती है अपने प्रॉफिट्स को, तो जो हमारे मोस्ट इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करें। अगर लेट सपोज वो ऐसा सोचते भी हैं, तो इस गोल को पूरा करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उनको 40 आवर्स से भी पर वीक ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि रिटायरमेंट एज के बाद भी उन्हें काम करना पड़े। ऑफकोर्स, क्योंकि अगर उनको इनकम मैक्सिमाइज करनी है तो उनको उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, रिटायरमेंट नहीं लेनी पड़ेगी और उसके बाद भी काम करना पड़ेगा। बट सबका ऐसा मोटिव नहीं होता है। ज़्यादातर इकोनॉमिक एजेंट्स का मोटिव बिल्कुल ये नहीं होता कि वो अपनी मैक्सिमम करे इनकम को। तो जैसे अगर हम बात करें अपने हाउस होल्ड की, तो वो ट्राई करते हैं कि वो ऑप्टिमाइज़ करें अपने ओवरऑल वेलबींग को। वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेल्दी रहें। तो इसमें उनकी सारी चीज़ आएंगी। वो इनकम को मैक्सिमाइज़ नहीं करना चाहते, बट वो अपनी पूरी वेलबींग को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने गवर्नमेंट्स की, तो वो चाहती हैं कि वो ऑप्टिमाइज़ करें अपने पॉलिसी के गोल्स को। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, उनका ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं है कि उनके पास कितनी मनी है या फिर वो अपनी मनी को मैक्सिमाइज करें। सबका अपना अपना डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन है। नाउ अब अगर हमें ऑप्टिमाइजेशन को और अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमें आगे समझना होगा अपना ट्रेड ऑफ्स। तो उसे देखते हैं आगे। ट्रेड ऑफ का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? ट्रेड ऑफ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि या तो ये या तो वो। तो ट्रेड ऑफ हमारा तब अराइज होता है जब हमें कुछ पाने के लिए कुछ दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हम बात करें अपने फेसबुक वाले एग्जाम्पल की, जो हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम 1 घंटा फेसबुक चला रहे हैं, तो उस सेम टाइम पर उस 1 घंटे में हम अपनी बाकी चीज़ों को तो नहीं कर सकते। हम फेसबुक चला रहे हैं तो उस टाइम पे हमने अपनी बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है। या फिर अगर हम उस टाइम पर पढ़ रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो हम उस टाइम पे कर सकते हैं, हमने उन्हें सेक्रीफाइस करा है, गिव अप करा है। तो ट्रेड में हम यही देखते हैं कि चॉइसेस या तो ये या फिर हमारा वो। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल की, तो यहाँ पे हमारा पार्ट टाइम जॉब वाला एग्ज़ाम्पल गिवन है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो उस सेम टाइम पर हम अपनी प्रोफाइल फेसबुक की एडिट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ट्रेड ऑफ को समझने के लिए हमारी इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट की हेल्प से वो डिस्क्राइब करते हैं हमारे ट्रेड ऑफ्स को जो हम फेस करते हैं। अगर हम बात करें बजट कंस्ट्रेंट की, तो वो क्या होता है, वो हमें शो करता है सेट ऑफ थिंग्स, सेट ऑफ ऑप्शंस जो एक पर्सन चूज़ कर सकता है करने के लिए, या फिर जो एक पर्सन चूज़ कर सकता है बाय करने के लिए विदाउट ब्रेकिंग हर बजट। क्योंकि जो हमारा बजट होता है वो लिमिटेड होता है। अब उस लिमिटेड बजट में हमें एलोकेट करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए। अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पर समझें, तो लेट सपोज कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ हैं, तुम्हें उनमें से चूज़ करना है कि तुम क्या करो अपने फ्री टाइम पर। तो या तो तुम उस फ्री टाइम में अपनी पार्ट टाइम जॉब कर लो, या तो तुम उस फ्री टाइम में अपने इंटरनेट को स्क्रॉल कर लो। तो सपोज दैट कि जो तुम्हारे पास फ्री टाइम है वो 5 आवर्स है, बाकी चीज़ों को हटा के, मतलब कि नहाना, खाना पीना, पढ़ना वगैरह सबको हटा के तुम्हारे पास दिन में 5 घंटे ही फ्री टाइम है। तो ये 5 घंटे तुम्हारा बजट हो गया।
तुम्हारे पास इतना ही टाइम है एलोकेट करने के लिए। अब इस 5 घंटे में तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि तुम अपना इंटरनेट स्क्रॉल कर लो, या फिर तुम उस 5 घंटे में अपना पार्ट टाइम जॉब कर लो। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं और तुम्हारे पास लिमिटेड आवर है 5 घंटे। तो तुम अपने लिमिटेड 5 आवर्स को कैसे एलोकेट करोगे इन दोनों ऑप्शंस में, इन दोनों चॉइसेस में, वो हमारा बजट कंस्ट्रेंट शो करता है। अगर लेट सपोज कि तुम पूरे 5 के 5 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो उस केस में तुम 0 घंटे इंटरनेट को स्क्रॉल कर रहे हो। अगर लेट सपोज कि तुम 4 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम 1 घंटे इंटरनेट को स्क्रॉल कर रहे हो। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे 3 घंटे बिता रहे हो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे 2 घंटे बिता रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 घंटे हो गए। अब अगर तुम यहाँ पर 1 आवर स्पेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 आवर हो गए। अगर तुम पूरे 5 के 5 घंटे इंटरनेट को स्क्रॉल करने में लगा दोगे, तो उस केस में तुम्हारे पास 0 आवर्स हो जाएंगे पार्ट टाइम जॉब करने के, मतलब कि उस केस में तुम जॉब नहीं करोगे। तो ये हो गया हमारा बजट सेट। ये शो करता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड बजट को, जो 5 आवर्स है, उसको कैसे हम अपनी दोनों एक्टिविटीज़ में एलोकेट कर सकते हैं, कितने घंटे हम कौन सी एक्टिविटी को दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें बजट की इक्वेशन की, तो हमारा जो बजट है वो है मैक्सिमम 5 आवर्स का। तो हमने यहाँ पे ले लिया 5 आवर्स। तो पहला हमने यहाँ पे ले लिया आवर्स सर्फिंग द वेब। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि हम कितने घंटे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया आवर्स वर्किंग एट द पार्ट टाइम जॉब। तो ये हो गई हमारी बजट की इक्वेशन। अब अगर हम बात करें फिर से बजट कंस्ट्रेंट की, तो हम देख सकते हैं कि बजट कंस्ट्रेंट में हमें हमारा बजट गिवन होता है और पर्सन की चॉइसेस गिवन होती है। और जो हमारा बजट सेट है वो हेल्प करता है चूज़ करने में, वो शो करता है कि कैसे हम अपने बजट को 5 आवर्स को एलोकेट कर सकते हैं अपनी चॉइसेस में। जैसे 5 आवर्स को हम कैसे कैसे एलोकेट कर सकते हैं, कितने घंटे हम क्या कर सकते हैं, कितने घंटे हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और कितने घंटे हम अपनी सर्फिंग कर सकते हैं वेब पर। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे बजट कंस्ट्रेंट है उसको इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं ट्रेड ऑफ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में ट्रेड ऑफ को देखें, तो उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो ट्रेड ऑफ क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक चीज़ से बेनिफिट पा रहे हैं, तो उसके बदले में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं अपनी दूसरी चीज़ को। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस गिवन है, या तो ये या तो वो। अब अगर हम पूरे 5 घंटे जॉब कर रहे हैं तो हम दूसरी चीज़ तो कर नहीं पा रहे, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे ऐसे देखें कि अगर हम दूसरी चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हम अपने नंबर ऑफ़ आवर्स यहाँ पे कम कर रहे हैं। तो जितना हम इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं अपने नंबर ऑफ़ आवर्स सर्फिंग पर, वेब की सर्फिंग पर, तो उसके लिए हमें गिव अप करनी पड़ रही है, सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है अपने नंबर ऑफ़ आवर्स जॉब करने के लिए। इसको हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज अगर मैं 3 घंटे वेब पर सर्फिंग कर रही हूँ, 3 घंटे मैं इंटरनेट को स्क्रॉल कर रही हूँ, तो उसके बदले में यहाँ पर मेरे 2 आवर्स हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम आवर्स तो 5 है। तो अगर मुझे अपने नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ करने हैं अपनी पार्ट टाइम जॉब में, मुझे इसे 2 से करना है 4, तो उसके बदले में मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी दूसरी एक्टिविटी को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा देखूँ कि अगर मुझे अपने नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ करने हैं इंटरनेट स्क्रॉलिंग के, तो इसमें अगर मुझे यहाँ पर मैंने अपने नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ कर दिए, तो उसके बदले में मुझे गिव अप करने पड़ रहे हैं अपने नंबर ऑफ़ आवर्स अपने पार्ट टाइम जॉब के। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, एक को ज़्यादा कर रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरे को ज़्यादा कर रहे हैं तो पहले वाला कम हो रहा है। और हम इसके टोटल को भी देख सकते हैं कि जो इसका टोटल है वो हमारा आता है बजट, जो कि सबका होगा 5। तो जो हमारा बजट कंस्ट्रेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो हमारे ट्रेड ऑफ को मेजर करता है।
अब अगर हम इसके आगे टॉपिक्स देखें तो उसे देखते हैं आगे। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसका क्या मीनिंग होता है, हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे, तो हमने देखा था कि उसके बदले में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सब एक्टिविटीज़ को जो हम उस 1 घंटे में कर सकते हैं, चाहे वो हमारा खाना हो, पीना हो, मूवी देखना हो, डांस करना हो, हैंग आउट करना हो, कुछ भी, सारी एक्टिविटीज़ जो हम उस 1 घंटे में फेसबुक ना यूज़ करने के अलावा कर सकते हैं। तो ये सारा तो हमारा हो गया कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी फेसबुक को यूज़ करने की, तो वो होगी हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हम फेसबुक ना यूज़ करने के अलावा कर सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट उसमें से हम अपनी टॉप प्रायोरिटी वो रखेंगे जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर हम फेसबुक को यूज़ नहीं करें तो लेट्स सपोज़ कि सारी एक्टिविटीज़ में से मैं चूज़ करती हूँ कि अगर मैं फेसबुक यूज़ नहीं कर रही तो मुझे लगता है कि मुझे स्टडीज़ को चूज़ करना चाहिए, तो मैंने उसे अपनी टॉप लिस्ट में रखा। तो अगर मैं फेसबुक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलूँ जो कि है उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, तो वो होगी हमारी स्टडीज़। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी चीज़ की वो होगी जो उसके अलावा जो उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें अपने वेब सर्फिंग वाले एग्जाम्पल की, तो जो टाइम हम अपनी वेब सर्फिंग पे स्पेंड कर रहे थे वो टाइम हम अपना कहीं और भी किसी और एक्टिविटीज़ में भी कर सकते हैं। तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वेब सर्फिंग का वो हम अपनी उसकी टॉप लिस्ट में डाल देंगे। वेब सर्फिंग के अलावा अगर हम पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ भी करें, जितने भी सारे ऑप्शंस हैं उसमें से हम अपने टॉप ऑप्शन को रखेंगे और वो ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वेब सर्फिंग की, मतलब कि हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन। अब अगर हम बात करें कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेड ऑफ हैं वो इन रियल लाइफ 2 से ज़्यादा होते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिए, या तो ये या तो वो, पहला तो कि जॉब कर ले, दूसरा हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर ले। तो ये 2 ऑप्शन थे, लेकिन इन रियल लाइफ इससे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक सेम टाइम दिया जा रहा है 5 घंटे का और उसमें हमें अपने 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। ये पहला ट्रेड ऑफ हो गया। दूसरा ट्रेड ऑफ हम ऐसे देख सकते हैं कि उन 5 घंटों में हम अपने 4 सब्जेक्ट्स को कितने घंटे कितने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो हम इसमें भी अपने ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, रियल लाइफ में हमारे जो ट्रेड ऑफ हैं वो 2 नहीं होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पे हमें चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो फोकस करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटी पर, कि इतने सारे जो भी ऑप्शन है उसमें से हम फोकस करते हैं कि हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। फिर हम उस बेस्ट ऑप्शन को, जो हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन निकल कर आया है, उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर चलते हैं। मतलब कि अगर हम फेसबुक का अगेन एग्जांपल देखें तो उसमें फेसबुक यूज़ करते टाइम हम इतनी सारी चीज़ें गिव अप कर रहे थे, बट यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज़र के लिए फोकस करेंगे बस एक गिव अप वाली चीज़ पर जो उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें कि हम वेब पर सर्फिंग कर रहे हैं तो हम गिव अप करेंगे वो चीज़ जो उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, ना कि हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि हमने और क्या क्या गिव अप किया। तो अब अगर हमें याद होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड थे, तो अगर हम एक चीज़ कर रहे हैं तो हमें अपनी दूसरी चीज़ को कम करना पड़ता है, अगर दूसरी चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें पहली चीज़ को कम करना पड़ता है। हम अपने ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं। तो इस चीज़ में जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन है उसको ज़रूरत पड़ती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। जो भी हम चीज़ कर रहे हैं हमें देखना पड़ता है कि हमारी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्योंकि जो हमारे ऑप्टिमाइज़र हैं उनको हमेशा देखना पड़ता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को और भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसी पे ही बेस्ड एग्जांपल्स को देखें तो उन्हें देखते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट सपोज कि जो तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हें वेकेशन पे ले जा रही है और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम्हें हिल स्टेशन जाना है या फिर तुम्हें बीच पर जाना है। अज्यूम कर रहे हैं कि जो तुम्हारे खर्चे हैं वहाँ पे वो इक्वल होंगे और जो तुम्हारा टाइम लगेगा वो भी इक्वल होगा। अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम्हें हिल स्टेशन पे जाना है या फिर तुम्हें बीच पर जाना है। तुमने प्रायोरिटाइज करा कि तुम्हारी फर्स्ट चॉइस है हिल स्टेशन पर जानी और तुम्हारी सेकेंड चॉइस है बीच पर जानी। तो अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हिल स्टेशन क्या होगी, जो तुमने गिव अप करा सेकेंड बेस्ट चॉइस, तो उसकी सेकेंड अल्टरनेटिव चॉइस क्या थी, बीच ट्रिप। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हिल स्टेशन, तो वो हो जाएगी बीच ट्रिप, जो उसने सेकेंड बेस्ट ऑप्शन गिव अप करा। अब अगर हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो लेट सपोज एक वुड वर्कर है जिसके पास एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ मेपल है और वो उसको यूज़ कर सकता है स्कल्पचर बनाने के लिए, बाउल बनाने के लिए और पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए। यहाँ पे अज्यूम करा हुआ है कि इन तीनों चीज़ को बनाने में सेम अमाउंट ऑफ वुड लगेगी और सेम अमाउंट ऑफ उसका टाइम लगेगा। अगर हम बात करें चॉइसेस की, तो वुड वर्कर की फर्स्ट चॉइस है स्कल्पचर बनाने की, सेकंड उसकी चॉइस है बाउल बनाने की, दैट मीन्स कि ये इसकी थर्ड चॉइस हो गई। अगर हम बात करें फर्स्ट चॉइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ये या फिर ये। तो हमने देखा है कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो होती है सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग स्कल्पचर, तो वो होता है हमारा बाउल, उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो वो गिव अप कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरेटिकली। अब अगर हम इसमें मॉनेटरी वैल्यूज का यूज करें तो उसे आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन आवर, एक घंटे की मनी वैल्यू कि हमारे एक घंटे की कीमत क्या है, उसको एनालाइज करने के लिए हमें कॉन्सिक्वेंसीज को देखना पड़ेगा कि अगर हम उसके लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो, या फिर अगर हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उस सेम जॉब में अगर हम एडिशनल काम करें तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम क्या होगी कि अगर हम लेट सपोज जॉब नहीं कर रहे तो जॉब से जो भी हम कमा रहे हैं वो हम गिव अप कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फ्री टाइम एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए जितना हम एक जॉब से रिसीव कर रहे हैं। वो हमारा इतना तो नेट बेनिफिट होना चाहिए जो हम एक जॉब से रिसीव कर रहे हैं। नेट बेनिफिट मतलब कि हमें जो मिल रहा है माइनस में उसमें से जितना डिडक्ट हो रहा है। लेट सपोज कि अगर हमें कोई सैलरी मिल रही है तो उसमें से हमारा टैक्स डिडक्ट होकर, तो अगर हम बात करें अपनी सर्फिंग द वेब की और पार्ट टाइम जॉब की, तो लेट सपोज कि हमारा जो पार्ट टाइम जॉब है उसको हमने टॉप कर दिया अपनी लिस्ट में कि वो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर हम सर्फ कर रहे हैं वेब पर। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सर्फिंग द वेब हो गई हमारी पार्ट टाइम जॉब जो हम गिव अप कर रहे हैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे ये अज्यूम करा हुआ है। तो हम गिव अप कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब को, तो हम वो भी गिव अप कर रहे हैं जो हम वहाँ से रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक और कंडीशन गिवन है कि अगर हमारी पार्ट टाइम जॉब हमारी टॉप लिस्ट में नहीं होती तो क्या होता, क्या वो हमारा तब बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं होता? ऑफ कोर्स नहीं होता। अगर वो हमारी टॉप लिस्ट में नहीं है दैट मीन्स कि उससे भी अच्छा कोई ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो वो होना चाहिए कि जितने भी ऑप्शन है उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा। अगर हमारा पार्ट टाइम जॉब नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन नहीं है दैट मीन्स कि हमारे और भी ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे पार्ट टाइम जॉब से भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम पार्ट टाइम जॉब को अपनी टॉप लिस्ट में नहीं रखते दैट मीन्स कि उस केस में हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव वो होगा जो हमारी पार्ट टाइम जॉब से भी ज़्यादा अच्छा होगा। वो बेस्ट अल्टरनेटिव ज़्यादा वर्थ करेगा हमारी पार्ट टाइम जॉब से भी। तो अब अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाएं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आवर टाइम, तो अगर हम उस टाइम पे जॉब नहीं कर रहे तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं जॉब को। तो अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में टाइम की बात कर रहे हैं तो हम अगर जॉब को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम उसकी अर्निंग को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम की जो वो होगी मॉनेटरी वैल्यू, वो उतनी तो मिनिमम होनी चाहिए जितना हम अर्न कर रहे हैं। ज़्यादा भी हो सकती है बट एटलीस्ट वो इतनी तो होनी चाहिए जितना हम अर्न कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी अर्निंग को डेटा के थ्रू देखें तो यहाँ पे गिवन है कि जो हमारे यूएस वर्कर्स हैं
इस एज के बीच के, मतलब कि हमारी स्टूडेंट की एज ग्रुप दिया हुआ है, इस एज के बीच में वो इतना अर्न कर रहे थे 1 घंटे में। देन यहाँ पे हमें चीज़ें गिवन है कि अगर एक वर्कर काम कर रहा है, अगर एक स्टूडेंट वर्क कर रहा है, तो उस केस में वहाँ पे जितना भी वर्किंग इन्वायरमेंट है जो अनप्लीजेंट है, जो भी चीज़ें उसके फेवर में नहीं है, उन सब चीज़ों को अभी हम काउंट नहीं कर रहे मॉनेटरी वैल्यूज़ में, उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। नॉन वेज एप्टीट्यूड्स को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो वो हमें इतना अर्न कर रहा है, और अगर हम बात करें नेट बेनिफिट की, तो उसमें से हम अपने टैक्स को माइनस कर देंगे। तो जो हमारा वेजेस माइनस टैक्स, जो हमारा अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो हो रहा है $10 पर आवर्स। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, $10 पर आवर, जो मिनिमम वो नेट बेनिफिट अर्न कर रहे हैं। ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये आगे भी एक एग्जाम्पल में यूज़ होगी, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये कैसे आया है। अब आगे देखते हैं हम अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को। तो हम यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज़ करेंगे अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम कंपेयर करेंगे अपने सेट ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव, जितने भी हमारे अच्छे ऑप्शंस हैं, और फिर उसमें से हम अपना बेस्ट वन पिक करेंगे। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कुछ भी नहीं होता है, जब हम अपने बेनिफिट में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट बेनिफिट आ जाता है, और जो हम इनको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इनको हमें कॉमन यूनिट में पहले लेकर आते हैं, देन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो लेट सपोज कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड जा रहे हो बीच पर दिल्ली से। लेट सपोज कि तुम दिल्ली से गोवा जा रहे हो बीच पर। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि पहला तो तुम ड्राइव करके जाओ बाय रोड, दूसरा कि तुम फ्लाई करके जाओ। तुम्हारा जो फ्रेंड है वो चाहता है कि तुम ड्राइव करके जाओ। अब हमें देखना है कि जो ये चाह रहा है, अगर हम ड्राइव करके जाएं तो क्या ये हमारा ऑप्टिमाइज ऑप्शन है कि नहीं है, उसको हम देखेंगे कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करके। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो अगर हम कार से जा रहे हैं तो हमें उसकी कॉस्ट पड़ती है सिर्फ इतनी, और लेकिन अगर हम प्लेन से जा रहे हैं तो उसमें उन दोनों की कॉस्ट पड़ती है इतनी। मतलब कि इसमें बेनिफिट क्या है कि उनका $100 सेव हो रहा है। लेकिन हमें अगर बात करनी है कॉस्ट की, कि उनको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, फ़ायदा तो हमने देख लिया, लेकिन नुकसान की अगर हम बात करें, तो अगर हम जा रहे हैं बाय रोड तो उसमें हमें एक्स्ट्रा 40 आवर्स लग रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई। अब अगर ये बात करें तो ये 40 आवर्स की बात है, और यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमारी डॉलर्स की बात है। बेनिफिट हमारे डॉलर्स में और जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी आवर्स में है। तो हमें पता है कि 1 घंटे की हमारी कॉस्ट कितनी है, ₹10। ये हमने अभी पीछे कैलकुलेट करा था। तो अब हम अपने कॉस्ट और बेनिफिट दोनों चीज़ों को सेम यूनिट में कर देंगे, और हम इन दोनों को कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करके बताएंगे कि जो इसका फ्रेंड आर्ग्यू कर रहा था कि ड्राइव से चलते हैं, हम बाय रोड चलते हैं, ये ऑप्शन ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, उसको देखते हैं अब आगे। तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं अपने नेट बेनिफिट की। हम अपने नेट बेनिफिट को कैलकुलेट करेंगे। नेट बेनिफिट क्या, किस चीज़ का, कि अगर हम ड्राइव करके जाएं एज़ कंपेयर टू कि हम फ्लाई करके जाएं। तो हमारा नेट बेनिफिट क्या हो जाएगा, हमारा बेनिफिट माइनस कॉस्ट। अगर हम बात करें अपने बेनिफिट्स की, तो हमने देखा था कि अगर हम बाय ड्राइविंग जाते हैं तो हमारे $100 जो हैं वो सेव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम फ्लाई करके जाएं। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो हमने देखा कि हमें 40 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये हमारी कॉस्ट हो गई। और हमने देखा था कि हमारे 1 घंटे की कॉस्ट क्या है, हमारा $10 हमारी पर आवर कॉस्ट लग रही है। तो हमारा यहाँ से आर कट हो जाएगा, और हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, $400। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया $100 माइनस में हमारा $400। तो हमारा जो नेट बेनिफिट है वो कितना आ जाएगा, हमारा -$300। इस केस में हमारा नेट बेनिफिट ही नेगेटिव है,
तो इसमें तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल भी ऑप्टिमाइजिंग नहीं है। ये हमारी बोल सकते हैं कि ये हमारी बिल्कुल भी बेस्ट चॉइस नहीं है। अब अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिस्ट की, तो उनके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और हमारी ऑप्टिमाइजेशन दोनों ही सेम चीज़ है। जितना हमारा ग्रेटर नेट बेनिफिट होगा उतना ही ज़्यादा हम ऑप्टिमाइजिंग होंगे। अगर हमारी ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आती तो हम बोलते कि ये चीज़ हमारा जो ये ऑप्शन है कि ड्राइव करके जाना वो ऑप्टिमाइजिंग होता। जितनी ज़्यादा हमारा नेट बेनिफिट होता उतना ज़्यादा हम ऑप्टिमाइजिंग होते। दूसरी चीज़ कि ये हमें हेल्प क्या करता है, इस पूरी कैलकुलेशन से हम हेल्प कर सकते हैं ये एनालाइज करने में कि हमारे इंडिविजुअल और सोसाइटी को क्या करना चाहिए। जैसे कि उसके फ्रेंड ने आर्ग्यू करा कि हमें ड्राइव करके जाना चाहिए, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी और हमने देखा कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी ऑप्टिमाइजिंग नहीं है, तो उसको नहीं जाना चाहिए। सोसाइटी और इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए वो हम इससे देख सकते हैं। दूसरा ये हेल्प करता है हमें प्रिडिक्ट करने में कि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक्चुअल में क्या करेगा। नाउ अब आगे देखते हैं। नाउ एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स, इसमें हमें वो क्वेश्चन पूछा गया है जो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में पूछा गया था कि क्या फेसबुक फ्री है। तो हमने देखा था कि फेसबुक ऑल्दो हमसे कुछ चार्जेस नहीं लेता है, बट अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, हमें गिव अप करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें जो हम उस टाइम पर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फेसबुक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो वो होगी उस टाइम का सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने डेटा को देखना पड़ेगा। तो इन 2013 हम देख सकते हैं कि जो हमारे वेब यूज़र्स हैं उन सब का टोटल नंबर ऑफ आवर्स इतना मिलियन था फेसबुक पर एक दिन का चलाने का। अगर हम बात करें पर पर्सन, तो 1 बिलियन फेसबुक यूज़र ऑन एन एवरेज 15 मिनट पर डे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो ऑफ कोर्स वो हमारे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा यूज़ करते हैं फेसबुक को। अगर हम बात करें एवरेज कॉलेज स्टूडेंट की, तो वो एक दिन में 1 घंटा तो फेसबुक यूज़ करते ही है। यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करने के लिए कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी वेब यूज़र्स हैं उनका टोटल नंबर ऑफ आवर्स फेसबुक पर एक दिन का इतने घंटे है। और अगर हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट की, तो उनका फेसबुक पर एक दिन का इतने आवर्स है, मतलब कि 1 घंटे, और सबका मिलाकर है हमारा 250 मिलियन आवर्स। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो हमने देखा था कि उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए जितने मिनिमम वेजेस हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो $5 है पर आवर। ये कैसे कैलकुलेट हुई, यहाँ पर इन्होंने दो अजम्पशन लिए हैं। पहला एक डेवलप्ड कंट्री की और दूसरा एक डेवलपिंग कंट्रीज़ की। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की हो रही है, तो जो वेजेस हैं वो डिफ़र करेंगे कंट्री टू कंट्री। तो यहाँ पे इन्होंने दो कैटेगरी ली है, एक डेवलप्ड कंट्री के वेजेस की बात हुई है और एक हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की वेजेस की बात। तो जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसमें जो हमारे मिनिमम वेजेस हैं वो है $9। तो मतलब कि उधर तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई टाइम की $9। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे हमारे मिनिमम वेजेस है पर आवर $1। तो उस केस में हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हो गई 1 आवर। तो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हाफ ऑफ द यूज़र हमारे डेवलप्ड कंट्री के हैं और हाफ ऑफ द यूज़र हमारे डेवलपिंग कंट्री के हैं, मतलब आधे यूज़र तो हमारे डेवलप्ड कंट्री के हैं फेसबुक जो यूज़ कर रहे हैं और आधे हमारी डेवलपिंग कंट्री से है। तो अगर हम इन दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एवरेज ले लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा $5 पर आवर। इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम अपने एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखें तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेवलप्ड कंट्री की थी $9 और हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की थी $1। लेकिन हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूज़ करती है फेसबुक डेवलप्ड कंट्री से
और हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूज़ करती है फेसबुक डेवलपिंग कंट्री से। तो अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 10/2, जो कि होगा हमारा $5। तो ये आ गई हमारी एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइम की। टाइम कौन सा, कि हम अगर पर आवर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं $5 को। तो ये तो हो गई हमारी एक पर्सन की बात। अगर हम वर्ल्ड वाइड सब लोगों की बात करें कि सब लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टोटल उनका कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम अपनी यहाँ पे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकाल देंगे। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक। तो यहाँ पे हम अपने टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो फेसबुक पर लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से 1 घंटे की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन फेसबुक पर डे। एक दिन की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पर डे मल्टीप्लाई बाय हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आवर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी 250 मिलियन पर आवर। ये हमने देखा था इतने घंटे वर्ल्ड वाइड पूरा टोटल लोग इतने घंटे पर डे यूज़ कर रहे थे फेसबुक को, मल्टीप्लाई बाय उनकी टाइम कॉस्ट 5 पर आवर। तो हमारा ये यहाँ से आर कट गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 1250 मिलियन पर डे। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमारा ये मिलियन कन्वर्ट हो जाएगा बिलियन में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 बिलियन पर डे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 365 पूरे साल का निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक दिन का है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 365 तो ये आ जाएगा हमारा $450 बिलियन पर ईयर। तो ये क्या शो करता है कि अगर सारे लोग मिलकर पूरे दिन में 250 मिलियन आवर्स पर डे फेसबुक पर स्पेंड करते हैं तो वो क्या गिव अप कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 450 बिलियन पर ईयर। इसको हम इस सेंस में भी देख सकते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज हमारे लोग फेसबुक ना चलाएं और उस टाइम पर काम करें, 5 पर आवर पर काम करें, तो उस केस में जो हमारी इकोनॉमी है वो 450 बिलियन ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी अपने आउटपुट को इन 2013। तो ये तो हो गई हमारी सब लोगों की बात जो सब लोग स्पेंड करते हैं पर डे टाइम फेसबुक पे। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट की तो उसको हम आगे देखते हैं। कॉलेज स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टाइम की वो क्या है, हमने देखा था, वो हमने एग्जाम्पल में जहाँ पे मैंने बोला था कि वो आगे भी यूज़ होगा, तो हमने देखा था वहाँ पे कि 16 से 24 एज का जो ग्रुप था, मतलब कि जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट का एज ग्रुप था, उनको मिनिमम वेज मिल रहा था कुछ 11 पॉइंट समथिंग, और टैक्स माइनस करके उनको नेट बेनिफिट मिल रहा था मिनिमम वेज का $10। तो इस केस में हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो $10 है कि अगर वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो वो गिव अप कर रहे हैं $10 को 1 घंटे में, पर यहाँ पे लिख देती हूँ पर आवर। अगर हम बात करें अब अपनी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो 1 घंटा दिन का फेसबुक पर स्पेंड कर रहा है और उसके 1 घंटे की कीमत है $10 पर आवर। तो यहाँ पे हमारा आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा $10 पर डे। अगर हमारा एक स्टूडेंट 1 घंटा फेसबुक पर स्पेंड कर रहा है तो वो हर दिन $10 सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर हम इसको पूरे साल का निकालें तो हम मल्टीप्लाई बाय 365 कर देंगे
तो वो पूरे साल कितने डॉलर सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर वो फेसबुक पर 1 घंटा हर दिन स्पेंड कर रहा है तो वो $3650 पर ईयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारी सारी कॉस्ट की बात। अब अगर हम बात करें अपनी बेनिफिट की कि फेसबुक को चलाने से हमें बेनिफिट क्या होता है, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो जो ये हमारा फेसबुक है या फिर जो हमारी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, क्या ये वर्थ इट है यूज़ करनी या फिर नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये हमारी चॉइस ऑप्टिमाइज है या फिर नहीं है। तो हमने देखा था कि जो हमारे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है उससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो ऑप्टिमाइज है या फिर नहीं है। कब? जब हमारा नेट बेनिफिट पॉजिटिव होता है तो हमारी चॉइसेस जो है वो ऑप्टिमाइज होती है। अगर हमारा जितना ज़्यादा नेट बेनिफिट होगा उतनी ज़्यादा हमारी चॉइसेस ऑप्टिमाइज होगी। अगर हमारा नेट बेनिफिट नेगेटिव होगा दैट मीन्स कि जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हमारी वो चॉइस ऑप्टिमाइज नहीं होती है। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें कॉस्ट और बेनिफिट की फेसबुक के केस में, तो अभी तक हमने इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन करी इतनी ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट की या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड सब लोगों की, तो हमने उनकी कॉस्ट देखी कि अगर वो पर डे यूज़ कर रहे हैं फेसबुक को कितने कितने घंटे, तो उनकी कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है। लेकिन अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो उसे अगर हम देखें तो जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं अप टू डेट रहने में कि हमारे जो फ्रेंड्स और फैमिली है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दूसरा, वो हेल्प करती है कि हम क्रिएट करें न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लोगों से हम वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, तो जो हमारी फेसबुक और जो सिमिलर वेबसाइट्स हैं वो हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है। अब ये बेनिफिट जो है ये ऐसे बेनिफिट है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारी थ्योरेटिकली बात हो रही है। हमें नहीं पता कि इन नंबर इससे हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। नंबर्स में हम बात नहीं कर सकते कि हमें इन चीज़ों से कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इस केस में नंबर में मेजर ही नहीं कर सकते कि हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा कि फेसबुक और हमारी जो अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये वर्थ इट है या फिर नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं कि आप एनालाइज करके बताएं कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। अगर हम अज्यूम करें कि हमारे 1 घंटे की कीमत $10 है और हम उसे फेसबुक पर स्पेंड करें या फिर उसको कैसे यूज़ करें, तो आप एनालाइज करके बताओ कि क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं है। वैसे भी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें नहीं बताते हैं, वो बस तुम्हें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या ट्रेड ऑफ है, और वो हेल्प करते हैं कि तुम ऐसा डिसीजन लो जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट हो। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं लोगों की हेल्प करने में कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाएँ, चाहे वो हो मनी या फिर वो उनका टाइम हो। और कुछ केसेस में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हमारे जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे होते हैं उनको जो हमारी इकोनॉमिक रीजनिंग है वो हेल्प करती है कि वो अपनी चॉइसेस को बेटर करें और इम्प्रूव करें पहले से और बिल्कुल बेस्ट करें। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। इसके आगे की जो 2 प्रिंसिपल हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।